लाइव में हम उसमें तो करा ही रहे थे। चलो अभी बाद में डिस्कस करेंगे इस पे, पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वरना इसी में टाइम चला जाएगा फिर। अभी मैं ये स्टार्ट करता हूँ। बाकी इसका जो प्रॉब्लम्स रह गए आपके, वो अभी डाउट क्लास में आगे भी पूछ सकते हो, और नहीं तो अभी प्रॉब्लम क्लास पर्टिकुलर इसी बैच में प्रॉब्लम क्लास होगी। एस्टिमेशन का असाइनमेंट डिस्कशन और टेस्टिंग का भी असाइनमेंट डिस्कशन दोनों होगा, ठीक है। तो उसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो डाउट क्लास 11:15 से जनरली स्टार्ट होती है, रात को पूछो, और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो एक एक डाउट ही हो पाता है जनरली बच्चों का, ये है। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हाइपोथेसिस होता क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला इन्होंने डिफाइन किया है कि, तो ये यहाँ तो है ना हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस वही है जो इंग्लिश का वर्ड है ना। हाइपोथेसिस इंग्लिश में क्या होता है, मान लेना ना, अज्यूम करना, तो ये वही वर्ड है यहाँ भी हाइपोथेसिस वही है जो इंग्लिश में जिसकी मीनिंग है। ठीक है। सो बताओ, पहले हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइपोथेसिस हालांकि दो टाइप की होती है, जैसे अभी ये जो आपको पढ़ना है ये पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस है। यहाँ पे हम थीटा के अबाउट अजम्पशन ले रहे हैं। एक नॉन पैरामेट्रिक भी है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, जैसे आप जानते हो काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब जो टेस्ट होता है। तो यहाँ पे वो सब नहीं है, ठीक है ना। सो ये पैरामेट्रिक टेस्टिंग है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पैरामीटर्स के लिए है। एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग अलग होती है ना, नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो अलग है, तो वो हमारे पार्ट नहीं है सिलेबस में, ठीक है। अरे दोनों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, मैं तुम लोग जैसे कहोगे वैसे करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम कोऑपरेट करो, तुम ओपनली बताओ। कई बार क्या बच्चे बताते नहीं है, वो समझते हैं सर हमारी मन की बात समझे। हम इतना मतलब वो नहीं ना, भगवान थोड़ी है कि हम तुम्हारे मन की बात समझेंगे। जो तुम बिना डरे तुम सीधा सीधा बोलो कि सर ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ बताओगे तभी समझ आएगा, नहीं बताओगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो अभी चूंकि मेरा प्लान था इस मंथ के एंड तक सिलेबस हो जाए, लेकिन डिले हो जाता। पिछले बार भी मेरा क्रैश कोर्स 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर भी, है ना। तो 15 तारीख तक हम कंप्लीट करते हैं, ये है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। तुम लोग प्लान कर लो कैसे क्या करना है, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले। और ये बहुत इजी है, मतलब ये पोर्शन बहुत इजी है कंपेयर टू एस्टिमेशन, ठीक है, या बाकी पोर्शन से बहुत आसान है। इसमें बस वही मेन है कि ये चूँकि एब्स्ट्रैक्ट है, थ्योरेटिकल है, तो तुम्हें डेफिनेशन ठीक से समझना होगा। अगर डेफिनेशन आप ठीक से समझ जाओगे तो बहुत आसान है ये, कि जैसे अभी मैं लिखा हूँ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ बोल रहा हूँ हम जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पैरामेट्रिक है ना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं। ये जो हमारे पास जो चीज़ें चल रही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पैरामीटर्स, है ना, यहाँ पे यही है, फॉर अननोन पैरामीटर, ये पढ़ रहे हैं ना। और जो नॉन पैरामेट्रिक एस्टिमेशन होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं होता, तो पैरामीटर फिक्स नहीं होता, तो वो नॉन पैरामेट्रिक एस्टिमेशन या नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग वो अलग है, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक। जो एस्टिमेशन भी था वो पैरामेट्रिक एस्टिमेशन था, है ना। इन्फरेंस दो तरह का है, पैरामेट्रिक इन्फरेंस, नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस। गेट में दोनों है, नॉन पैरामेट्रिक भी है पैरामेट्रिक भी है। जैम में सिर्फ पैरामेट्रिक इन्फरेंस है। तो हम लोग पैरामीट्रिक क्वेश्चन, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है ना। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना। तो हाइपोथेसिस मतलब कुछ अजम्पशन, कुछ तुम अज्यूम कर लो और उसको फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो अरे भाई तुम बीच में फालतू फालतू बातें मत घुसाओ। बेजियन इन्फ्लुएंस ये सब सिलेबस में नहीं है, तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे। ठीक है। तो बेजियन वेजियन ये सब जैम में भी नहीं है, गेट में भी नहीं है। बेजियन आगे एमएससी में आएगा या बीएससी में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, बेजियन इन्फ्लुएंस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या है भाई। तो जैसे मैंने कहा, अगर बुक के लैंग्वेज में देखो तो बुक में लिखता है कि अ पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस, है ना, ये जो हाइपोथेसिस है ये पैरामेट्रिक है। तो अ पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस इज एन असर्शन अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा, ये डेफिनेशन है। अगर बुक का डेफिनेशन लिखोगे रोहतगी वाली बुक से, तो सिंपल कह रहा है हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इट इज अजम्पशन या असर्शन अबाउट अननोन पैरामीटर, ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। सो ये है कि अ पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस, है ना, हम जो पढ़ रहे हैं पैरामेट्रिक है। सो अ पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस इज एन असर्शन, सो इज एन असर्शन और अजम्पशन,
is an assertion about an unknown parameter about अननोन पैरामीटर थीटा। तो अभी थीटा सिर्फ लिख रहा हूं, मतलब वो हो सकता है थीटा अभी सिंगल पैरामीटर के लिख रहा हूं, या थीटा वेक्टर ले लोगे तो वेक्टर में कई सारे है ना वो आ जाएंगे। तो मतलब पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जस्ट असर्शन अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझो कि जैसे मान लो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया, अब लेट्स से x1 x2 xn, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें टेस्ट करना है थीटा की वैल्यू 0 है। तो ये एक अजम्पशन है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक असर्शन या स्टेटमेंट है ना, दिस इज अ स्टेटमेंट या असर्शन या स्टेटमेंट अबाउट सम पैरामीटर। तो अगर मतलब मुझे चेक करना है कि थीटा की वैल्यू 0 है या नहीं है, तो जैसे थीटा की वैल्यू 0 है माने मुझे चेक करना है, तो इसका जो अपोजिट स्टेटमेंट होगा, तो जैसे ये हाइपोथेसिस है एक, है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 इज अ हाइपोथेसिस। ये एक स्टेटमेंट दिया हमने किसके बारे में, थीटा के बारे में, है ना। एनी स्टेटमेंट असर्शन अबाउट सम पैरामीटर थीटा इज हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिक्स के टर्म में ये डेफिनेशन हुआ। सो थीटा इज इक्वल टू 0 जो है आपके पास, दिस इज एक्चुअली, तो ये एक हाइपोथेसिस है। जैसे मान लो इसको हम बोलेंगे एच नॉट, तो नोटेशन है, जैसे एच नॉट मतलब पहला आजम से H1 या एच नॉट ले लो अभी, और इसका अपोजिट क्या हो सकता है, या तुम टेस्ट करना चाहो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये H1 इसको बोलते हैं। सो दिस इज वन असर्शन, दिस इज अनदर असर्शन, और एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और यहाँ पे एक वर्ड आता है पैरामीट्रिक स्पेस, मैंने पहले ही बताया ना, पैरामीटर स्पेस। पैरामीटर स्पेस में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा थीटा की वैल्यू, मान लो मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, तो ये पैरामीटर स्पेस यहाँ रियल नंबर है, तो या थीटा 0 होगा या थीटा 0 नहीं होगा, इस तरह से। अगर जैसे मैं पैरामीट्रिक स्पेस यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है ना, इस वाले पार्ट में जो पैरामीट्रिक स्पेस है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये रियल नंबर है, ये थीटा, थीटा मतलब पैरामीट्रिक स्पेस है। कई बार ऐसा होगा कि एच नॉट को मैं अगर थीटा इज ऐसा, थीटा इज 0 अगेंस्ट हम टेस्ट करेंगे थीटा इज मोर देन 0, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक स्पेस मान लो इस तरह से फिक्स होगा। जनरली ये होता है कि ये दोनों का जो एच नॉट और H1 जो होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सो इसमें जस्ट इसमें पैरामीटर स्पेस हम ले सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, या तो थीटा 0 है या 0 से ज़्यादा है, ऐसा समझ सकते हो। कई बार ऐसा भी टेस्ट करने को आता है कि थीटा इज 0 और थीटा जो है लेस देन 0, तो इसमें जो पैरामीटर स्पेस यहाँ पे होगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0, यही आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये जस्ट, तो दिस इज द अजम्पशन अबाउट असर्शन अबाउट थीटा। सो ये भी एक हाइपोथेसिस है, ये भी एक हाइपोथेसिस है, दिस इज वन, दिस इज अनदर, दिस इज वन, दिस इज अनदर। तो इसको हम जो पहला वाला है उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ये जस्ट एक नेमिंग है, लेबलिंग हो गया कि पहला को नाम दिया हमने नल हाइपोथेसिस, दूसरे वाले को बोला ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मतलब हाइपोथेसिस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया इन्होंने कि एक स्टेटमेंट तुमने कुछ दिया, उसका जो, उसको नल हाइपोथेसिस बोलेंगे, उसका जो अपोजिट स्टेटमेंट है उसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। अभी तो मैं हाइपोथेसिस डिफाइन किया हूं, तो जैसे ये सब हाइपोथेसिस है। अभी एच नॉट H1 क्या है, तो जस्ट हाइपोथेसिस को दो कैटेगरी में, जैसे हम लिखा ना कि सो हाइपोथेसिस को दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। जो हाइपोथेसिस है जनरली उसको दो कैटेगरी में लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस, तो इसमें यह है कि कॉम्प्लीमेंट होगा एक दूसरे का, नल हाइपोथेसिस, और एक होगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव, इसमें क्या होता है, जैसे यहां हमने दे दिया कि, जैसे मैं बोल रहा था एच नॉट बोलते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0, यहां लिखा होगा अगेंस्ट या वर्सेस, ऐसा लिखा रहता ना कि मुझे टेस्ट करना है थीटा इज 0 वर्सेस थीटा इज नॉट 0, तो इसको हम H1 बोलते हैं कि, तो ये नल हाइपोथेसिस H नॉट लिख रहे हैं, नल हाइपोथेसिस, और ऑल्टरनेटिव को H1 लिखते हैं, या कहीं कहीं ए लिखा रहता है, HA मतलब ऑल्टरनेटिव, या H1 मैं लेके चलूंगा, तो इस तरह से। सो ये हो गया। या ऐसा हो सकता है कि थीटा नॉट, जैसे मैंने कहा कि जब मान लो थीटा मोर देन 0 वर्सेस, ये भी हो सकता है
H1 थीटा लेस देन इक्वल टू 0। तो जनरली ऐसा रहता है कि यहाँ लेस देन 0, यहाँ होगा मोर देन इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है। या वही चीज़ कि थीटा नॉट में यहाँ थीटा इक्वल टू 0 अगेंस्ट या वर्सेस H1 में थीटा जो होगा हमारे पास मान लो मोर देन 0, इस तरह से। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा उसका जस्ट अपोजिट होगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा कभी भी। H0 और H1 में इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा पैरामीटर के। मतलब ऐसा नहीं यहाँ लिख दिया थीटा 0, यहाँ लिख दिया थीटा मोर देन इक्वल टू 0, जैसे ऐसा नहीं होगा यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू 0, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब थीटा की जो वैल्यू H0 में है, जो अजम्पशन हमने थीटा के बारे में लिया है नल हाइपोथेसिस में, उसका कुछ भी कॉमन नहीं होगा अजम्पशन अबाउट थीटा इन द ऑल्टरनेटिव। दोनों एक दूसरे का मतलब इंटरसेक्शन 5 होगा, डिसजॉइंट होंगे। तो ये तो हो गया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मींस जस्ट अजम्पशन और अ स्टेटमेंट और असर्शन अबाउट सम पैरामीटर थीटा। अब डिपेंड करता है पैरामीटर म्यू है, पी है, क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग सिग्मा है। तो ये तो हो गया सिंपल। जनरली हाइपोथेसिस को दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस का एक दूसरा टाइप डिफाइन किया जाता है कि किसी हाइपोथेसिस को हम लोग, जैसे वर्ड यहाँ यूज किया ना, तो ये यूज किया इन्होंने वर्ड कि सिंपल कब होगा और कंपोजिट कब होगा। मतलब एक अब अलग वर्ड आता है सिंपल हाइपोथेसिस एंड, एक वर्ड आएगा सिंपल हाइपोथेसिस एंड दूसरा है कंपोजिट हाइपोथेसिस। ठीक, तो एक है सिंपल हाइपोथेसिस, दूसरा है कंपोजिट हाइपोथेसिस, है ना। तो आपने कोई हाइपोथेसिस लिए, अब आपको ये बताना है कि वो हाइपोथेसिस सिंपल है या कंपोजिट है। तो उसमें सिंपल है कि क्या डिफाइन करते हो तुम लोग, पता ही होगा लोगों को, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंपल एंड कंपोजिट, कोई बताओ जिनको याद, जोर से बोलो। सिंपल का मतलब क्या? Hypothesis that specifies the distribution completely. डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली, हाँ, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा होगा। थीटा कोई फिक्स वैल्यू गिवन होगी, है ना। बुक के लैंग्वेज में लिखता है कि इफ पैरामीटर स्पेस अंडर दैट हाइपोथेसिस कंटेन ओनली वन पॉइंट, जैसे अगर बुक के लैंग्वेज में लिखूं तो इफ द हाइपोथेसिस कंटेन्स, इफ द हाइपोथेसिस कंटेन्स, जो बुक का लैंग्वेज है, हाइपोथेसिस कंटेन्स ओनली वन पॉइंट, है ना, ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है। और कंपोजिट में क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट। तो ये बुक वाले क्या लिखते हैं, अदरवाइज इज कंपोजिट। ओके, तो वही जैसे बोला ना कि हाइपोथेसिस इज सिंपल देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड अंडर दैट हाइपोथेसिस। तो दूसरे लैंग्वेज में वो लिख सकते हो, जैसे उन्होंने लिखा है कि दैट इज, जो है ना बुक का लैंग्वेज है। तो देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकल है, आपको डेफिनेशन के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी एग्जाम में पीवाईक्यू में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं कि आपको 4 स्टेटमेंट दिया है थीटा के बारे में, पूछ रहा है बताओ कौन सा हाइपोथेसिस सिंपल है। तो अब आपको डेफिनेशन ही पता नहीं होगा तो आप डिसाइड कैसे कर पाओगे कि सिंपल कौन है। कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि तुम लगा दोगे फॉर्मूला चलो आंसर आ जाएगा। अब ये डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, पीवाईक्यू में आया भी है ऐसे क्वेश्चन। सो आपको डेफिनेशन ठीक से क्लियर होनी चाहिए कि किस हाइपोथेसिस को सिंपल बोलेंगे, किसको हम कंपोजिट बोलेंगे। अब एग्जाम में इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे, आपको डिसाइड करना है कि सिंपल है कि कंपोजिट है। तो उसके लिए डेफिनेशन आपको ठीक से पता होने चाहिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में डेफिनेशन से ही प्रोसीड होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जैक्ट डेफिनेशन पे होते हैं, तो वहाँ आपको डेफिनेशन पता होने चाहिए। ठीक है। यह है ना दूसरे, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x is completely specified, और पैरामीट्रिक इन्फरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं पैरामीटर के थ्रू डिफाइन होता है। तो पैरामीटर अगर स्पेसिफाई हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन भी स्पेसिफाई हो जाएगा, ये चीज़ है। सो इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड
कंप्लीटली स्पेसिफाइड, ठीक है, अंडर दिस हाइपोथेसिस, अंडर अ हाइपोथेसिस, देन इट इज सिंपल हाइपोथेसिस, है ना। और दूसरा क्या होगा, यहां पे अगर इसी लैंग्वेज को हम कॉपी करें कि इफ द हाइपोथेसिस कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट, सो इफ द हाइपोथेसिस कंटेन्स more than one point, if the hypothesis contains more than one point, so it is called, if हटाने यहाँ पर, the hypothesis contains containing only one point is simple hypothesis, ये वैसे से लिख लो ना। So hypothesis containing only one point is called simple hypothesis. If the hypothesis contains more than one point, then it is called composite hypothesis. या वही चीज़ है, अपोजिट में आप लिखोगे तो कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ तो बेटर रहेगा। जैसे एग्जांपल अभी लीजिए, तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं लिख देता हूँ सिंपली कि लेट x1 x2 xn बी नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ये है, और मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ कि मान लो ठीक है, तो हाइपोथेसिस जस्ट अ स्टेटमेंट अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा, है ना। हाइपोथेसिस क्या होगा, अजम्पशन अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा या स्टेटमेंट अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा। तो यहाँ जैसे मैं लिख दूँ, मान लो थीटा की वैल्यू 0 लिख दिया, है ना। अब तुम चाहो तो जो भी नाम h0 h1 दे दो, हम वो नहीं लिख रहे, बस मैं एक हाइपोथेसिस लिख रहा हूँ। तो अभी के लिए h लिख देता हूँ खाली, h मतलब हाइपोथेसिस। अब जरूरी नहीं कंपोजिट है वो है, उसका छोड़ो, है ना। हाइपोथेसिस थीटा, या अभी चलो h0 ही बोल देता हूँ। यहाँ h0 लिख दिया, थीटा मोर देन 0, यहाँ h0 लिख दिया, थीटा इज़ 1, यहाँ h0 लिख दिया, थीटा लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें आपको बताना है कि विच हाइपोथेसिस इज सिंपल हाइपोथेसिस। तो सिंपल है, क्लियर है ना। क्या आंसर आएगा, ए और सी। सो इसमें है ना, इसको ऐसे भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग कि जैसे हम लोग जनरली, मैं क्या करूँ, जैसे यहाँ जो मैं बता रहा था कि जनरली मैं ऐसा लिखूंगा कि h0 को मैं ऐसा लिखूंगा, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट। तो बिग थीटा को मैं पैरामीटर स्पेस के लिए नोटेशन ले रहा हूँ, है ना। तो नॉट लगा दिया, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पैरामीटर अंडर नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस मतलब जो पहला अजम्पशन आपने अज्यूम किया वो है, और उसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट अभी यहाँ जो होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव। तो h1, तो यहाँ पे इसको लिखूंगा थीटा बिलोंग्स टू थीटा 1। अब ये जो पैरामीटर स्पेस में लिख रहा था, दिस इज थीटा नॉट यूनियन थीटा 1। सो थीटा नॉट इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा अंडर h0, थीटा 1 is the set of possible values of theta under h1, and theta is the set of all possible value of theta. This is called parameter space, है ना। So this is a full parameter space होगा। ये है, और ये पैरामीटर स्पेस अंडर h0, पैरामीटर स्पेस अंडर h0, ये होगा पैरामीटर स्पेस अंडर h1, ठीक। मतलब सिंपल एक स्टेटमेंट आपने लिखा, वो नल स्टेटमेंट है, नल हाइपोथेसिस है। दूसरा स्टेटमेंट अपोजिट जो होगा वो अल्टरनेटिव होगा। तो यहाँ बस यही क्लासिफिकेशन है। अब कोई स्टेटमेंट, जैसे आप इसको आपको ये चेक करना है कि ये जो नल हाइपोथेसिस है सिंपल है या कंपोजिट है। ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको चेक करना है सिंपल है या कंपोजिट है, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट करना है, और कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि ये सिंपल होगा तो ये कंपोजिट ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों सिंपल हाइपोथेसिस हो सकता है दोनों कंपोजिट हो, है ना, या एक सिंपल हो एक कंपोजिट हो, एक कंपोजिट एक सिंपल हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो सिंपल होगा तो ये कंपोजिट ही होगा। तो एक हाइपोथेसिस को क्लासिफाई किया गया है सिंपल एंड कंपोजिट में। सिंपल है मतलब थीटा की जितने भी पैरामीटर अवेलेबल है
all parameters are specified under this hypothesis, then it is called simple hypothesis. Sorry, हाँ simple, ठीक है. All parameters are specified, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तभी स्पेसिफाइड होगा जब सारे पैरामीटर्स स्पेसिफाइड हो जाएंगे. स्पेसिफाइड हो गया मतलब इट इज ऑल पैरामीटर हैज सिंगल वैल्यू, या पैरामीटर स्पेस विल बी अ सिंगलटन सेट. जैसे मैं दूसरे तरह से इस डेफिनेशन को लिखता, ये जो डेफिनेशन लिखा है मैंने कि जैसे ये सिंपल हाइपोथेसिस होता, तो या मैं ऐसा लिखूं कि पैरामीटर स्पेस अंडर दिस हाइपोथेसिस so under the hypothesis, yeah, under a hypothesis is singleton set, ठीक है, then it is simple hypothesis, ठीक है, simple hypothesis. और कंपोजिट में क्या होगा, नॉट सिंगलटन, है ना. कंपोजिट में क्या है कि पैरामीटर स्पेस अंडर अ हाइपोथेसिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट, ठीक है ना. नॉट अ सिंगलटन सेट is called composite hypothesis. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस. तो सिंपल है, वही डेफिनेशन जो यहां लिखा दूसरे वर्ड्स में लिख दिया. जैसे इसमें आपको सिंपल समझ आ रहा है कि यहां पे ये जो सिंपल है, बाकी कंपोजिट की वजह क्या है कि यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू सिंगलटन 0, यहाँ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ थीटा बिलोंग्स टू सिंगलटन 1, यहाँ थीटा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है. तो सिंगलटन सेट जहाँ पे होगा वो हमारा सिंपल होगा. दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन इज लेट्स से x1 x2 जी. यहाँ पे जैसे थीटा बिलोंग कर सकता है जैसे केवल 0 और 1, क्यों, कहाँ पे बोल रहे हैं. नहीं मतलब ऐसे एग्जांपल में पूछ रहा हूँ, जैसे 0 से इन्फिनिटी है तो केवल 0 और 1 दो नंबर हो सकता है. हाँ हाँ हाँ, वैसा होगा, फिक्स कर देगा. ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल देगा कि मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ जो मैं लिख रहा था, मतलब जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही रहेगा. ऐसा हो सकता है कि H0 में थीटा की वैल्यू 0 है वर्सेस H1 में थीटा की वैल्यू 1 है, ऐसा भी हो सकता है. हाँ, तो पैरामीटर स्पेस सिंगलटन मतलब एक सेट हो जाएगा कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, हो सकता है. तो यहाँ पे सिंपल होगा सर कि अरे भाई, तुम्हें डेफिनेशन ही समझ नहीं आया, मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो. एक तो तुम लोग क्या ढंग से डेफिनेशन को फॉलो क्या नहीं करते, तुम क्या कहना चाह रहे हो. अगर मैं H0 को लिख दूं थीटा बिलोंग्स टू 0 1, ये कहना चाह रहे हो. यस सर. तो तुम खुद ही बता दो ये सिंपल है कंपोजिट है, डेफिनेशन का ढंग से समझ आया तो. क्या कहता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस. सिंगलटन सेट. ये सिंगलटन सेट है, नहीं सर. फिर तुम्हें क्या डाउट आने का मतलब है. अरे एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में थीटा, ये जो बोल रहे हो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू थीटा या तो 0 है या थीटा 1 है, ऐसा है इसका मतलब. तो ये तो इस केस में थीटा की 2 पॉसिबल वैल्यू है. स्पेसिफाइड मतलब एक सिंगल वैल्यू ऑफ थीटा गिवन हो उसमें. तो ये जब इसमें 2 एलिमेंट आ गए, सिंगलटन सेट कहाँ पे है ये दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. थीटा 0 रखेंगे अलग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मतलब पीडीएफ अलग आएगा. थीटा को 1 रखेंगे अलग पीडीएफ मिलेगा मुझे. तो कहाँ स्पेसिफाई हुआ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड होने चाहिए. ठीक से डेफिनेशन फॉलो करो.
कि सिंगल्टन सेट अगर है उस हाइपोथेसिस में थीटा जिस सेट में बिलोंग कर रहा है, अगर वो सिंगल्टन सेट है तो सिंपल है, सिंगल्टन नहीं है तो कंपोजिट है। इतना सिंपल सी तो बात है। तो नॉर्मल मान लो अभी 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर लिख दिया लेट से, और आपको पता है देखो हमें कुछ चीजें पहले से पता होती है, जो जैसे यहाँ पे थीटा है तो थीटा कुछ भी अभी मैं तत्काल के लिए मान लो रियल नंबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक थीटा के बारे में अजम्पशन हमने अज्यूम किया है कि यहाँ 0 है, ये टेस्ट करना है बाद में। तो अभी जैसे सिग्मा स्क्वायर के बारे में आप जानते हो मोर देन 0 होता है, सिग्मा भी मोर देन 0 होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो नॉर्मल के लिए तो मान लो जैसे आप H0 यहाँ लिखते हो, स्टेटमेंट मान लो कोई भी हाइपोथेसिस लिखना है तो H0 H1 कुछ भी लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, जस्ट अभी हाइपोथेसिस लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा मान लो सिग्मा स्क्वायर इज लेट से 1, B हो सकता है, H1 में सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1, C में हो सकता है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, D में हो सकता है सिग्मा स्क्वायर मोर देन 2, इस तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ कर नहीं सकता मैं, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकते। तो इसमें सिंपल है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू स्पेसिफाइड है, तो ये दोनों सिंपल है और ये कंपोजिट है। तो मैं पूछना क्या चाह रहा, सिंपल हाइपोथेसिस क्या है ना, तो लिखा नहीं, पूछना क्या चाह रहा हूँ। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिंपल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल लिखा है तो नल, सिंपल नल हाइपोथेसिस, यहाँ भी यही मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल, हम सिंपल अभी टेस्ट कर रहे हैं, सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सिंपल ये दोनों है और ये दोनों कंपोजिट है। उसकी वजह ये है कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू सिंगल्टन सेट है, यहाँ पे सिंगल्टन होगा, सिग्मा स्क्वायर बिलोंग्स टू सिंगल्टन 1, सिग्मा स्क्वायर इज सिंगल्टन स्पेसिफाइड है। अब नेक्स्ट आता है कि तीसरा क्वेश्चन कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर या म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, मान लो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है ना, where mu and sigma square are unknown parameters, ये है। और अभी क्या करेंगे आप कि जो H0 की वैल्यू है, या मैं ऑप्शन है ना, फिर से ऑप्शन में H0 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि which of the following इज आर, मान लो मैं पूछू कंपोजिट हाइपोथेसिस, ये चलो अभी सिंपल ही पूछ लूं, सिंपल। चलो कंपोजिट पूछता हूं। बताओ इनमें से कौन कौन सा कंपोजिट हाइपोथेसिस है। सिर्फ चारों होने चाहिए क्योंकि किसी में भी स्पेसिफाई नहीं किया दोनों पैरामीटर्स को। सो यहाँ पे ऑल 4 आर कंपोजिट हाइपोथेसिस। उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस कंटेन्स 2 पैरामीटर्स, ठीक, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड कब होगा, जब दोनों पैरामीटर को फिक्स कर दोगे तुम, है ना। सो बोथ पैरामीटर बिलोंग टू अ सिंगल्टन सेट। बट यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ तुम ध्यान से देखो, एक्चुअली एक पैरामीटर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो कुछ लिखा ही नहीं मतलब वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब है कि आगे नहीं लिखा है, इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर कैन टेक एनी वैल्यू मोर देन 0,
यहाँ म्यू लिखा ही नहीं, इसका मतलब म्यू कैन बी एनी रियल नंबर, यहाँ म्यू कैन बी एनी रियल नंबर। और ये एग्जाम का इस तरह क्वेश्चन आया, अभी एग्जाम में देखो तुम आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिग्मा स्क्वायर कैन बी एनी दिस, तो यहाँ तुम्हें देखो म्यू तो यहाँ स्पेसिफाइड है, सिग्मा स्क्वायर स्पेसिफाइड है ही नहीं, तो सिग्मा स्क्वायर तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। इन जनरल यहाँ पे हम जानते हैं कि म्यू क्या होता है, इन जनरल म्यू रियल नंबर हो सकता है, सिग्मा स्क्वायर मोर देन 0, ये तो जनरली इसके लिए। तो म्यू तो स्पेसिफाई किया बट सिग्मा स्क्वायर स्पेसिफाई नहीं किया, तो सिग्मा स्क्वायर की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सिग्मा स्क्वायर कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू। तो ऑल पैरामीटर्स मस्ट बी स्पेसिफाइड देन इट इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सिग्मा स्क्वायर फ्री है, यहाँ म्यू फ्री है, म्यू कुछ भी हो सकता है, तो म्यू डज नॉट बिलोंग टू सिंगलटन सेट दिस। या मैं ऐसा लिखूं कि जैसे समझ आ रहा ना क्यों है, तो जैसे म्यू तो सिंगलटन सेट है, सिग्मा स्क्वायर सिंगलटन सेट थोड़ी है, सो बोथ पैरामीटर बिलोंग्स टू अ सिंगलटन सेट। जितने भी पैरामीटर उस डिस्ट्रीब्यूशन में है, ऑल पैरामीटर मस्ट बिलोंग टू अ सिंगलटन सेट, तभी वो सिंपल हाइपोथेसिस होगा। या पैरामीटर स्पेस लिखेंगे, या दो पैरामीटर, जैसे मैं लिखूं इसका अगर पैरामीटर स्पेस लिखोगे तो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएगा, ऐसा होगा है ना। जब आप लिखते हैं ऑर्डर पेयर को तो ये पैरामीटर स्पेस है अगर एक साथ लिखोगे तो। लेकिन कोई हाइपोथेसिस सिंपल हाइपोथेसिस कब होगी, जब डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड। तो सिर्फ म्यू के स्पेसिफाई कर देने से डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई थोड़ी हो गया, सिग्मा स्क्वायर तो वैरी कर सकता है, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ पीडीएफ आती रहेंगी, तो स्पेसिफाई तो नहीं हुआ है ना। सो दैट्स वाई ऑल आर कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो कंपोजिट क्या था कि व्हेन पैरामीटर कैन टेक मोर देन वन वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर स्पेस लिखूं, पैरामीटर स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ये ऐसा हो गया कि लाइक म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये सिंगलटन है और कार्टेशियन प्रोडक्ट सिग्मा स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बिलोंग्स टू आर क्रॉस सिंगलटन 1, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, म्यू की वैल्यू एनी रियल नंबर। सिंगलटन सेट थोड़ी है, सिंगलटन कब होगा, जब एक एक पॉसिबल वैल्यू दोनों की होगी तभी सिंगलटन आएगा। ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंगलटन वैल्यू तो आएगी नहीं। ठीक है, सो ये आ जाएगा। ठीक है, द ऑल पैरामीटर मस्ट बी स्पेसिफाइड, तभी जाके वो सिंपल हाइपोथेसिस होगा। ओके जैसे मैं अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखता जैसे कि है ना, म्यू इज अ नोन पैरामीटर एंड सिग्मा स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू ये होती है इन जनरल। तो अब जैसे लिखें कि सिंपल है ना इज आर सिंपल हाइपोथेसिस। तो है ना, मान लो अभी एच नॉट करके लिख देता हूँ, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने कहा म्यू 0 है, सिग्मा स्क्वायर को 1 फिक्स कर दो, म्यू की वैल्यू 1 कर दो, सिग्मा स्क्वायर भी 1 कर दो, इस तरह से। तो ऐसा हो सकता है। सी में जैसे मान लो म्यू को सिर्फ 0 रखा, डी में सिग्मा स्क्वायर को सिर्फ 1 रखा, तो इस तरह से। तो अगेन ये सिंपल है बट दिस आर नॉट सिंपल, है ना, नहीं लिखा है, स्टिल इट इज हिडन। आपको समझना है कि यहाँ पे हिडन है कि सिग्मा स्क्वायर कैन टेक एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू, यहाँ पे हिडन है कि म्यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू, इसीलिए। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टोरी सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट। एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस इज असर्शन और स्टेटमेंट और अजम्पशन अबाउट सम पैरामीटर थीटा, वो आपको अब टेस्ट करना है कि कितना सिग्निफिकेंट है, क्या है ना। तो उस तरह से अब होता क्या है, तो जैसे हमने कहा कि हाइपोथेसिस में क्या है, इनिशियली यू अज्यूम समथिंग अबाउट पैरामीटर जो कि थीटा नॉट है, देन उसका जो अपोजिट होगा दैट विल बी बिग थीटा 1। तो ये इसको है ना, ये हमारा
नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना, इसको बोलेंगे हम नल हाइपोथेसिस एंड ये है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, सो ये नल हाइपोथेसिस और ये है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब है ना, इसको देखना होगा कि नल हाइपोथेसिस सिंपल है या कंपोजिट है, वो आपको पता चलेगा गिवन क्या है। ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल है या कंपोजिट है, वो आपको देख के पता चलेगा क्या है। ठीक है ना, और जो पैरामीटर स्पेस जो यहाँ पे होगा कि बिग थीटा नॉट यूनियन बिग थीटा वन, जिसको हम बिग थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे कई सारे सिचुएशन है, अब हमें देखना होता है कि जो एच नॉट है, जिसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, सो ये वैल्यू आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंगली ये तो अपोजिट है, तो कुछ बुक सिर्फ एच नॉट पे बात करते हैं, उसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो जब एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब ये हो गया कि एच वन एक्सेप्ट होगा, ये चीज़ें वहाँ पे। तो या वो एच नॉट की बात करते हैं कि एच नॉट एक्सेप्टेड और एच नॉट रिजेक्टेड, सिंपली ये बात करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग मतलब एच नॉट सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं कि एच नॉट ये है, अब एच नॉट या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो उसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया है। सो तो उसमें दे रखा होता है ना, तो इसमें मेनली क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे एक मैं टेबल बनाऊं, जैसे क्या होता है कई बार कि आपके पास या तो एच नॉट ट्रू होगा या एच नॉट फॉल्स होगा। ठीक है, या तो एच नॉट ट्रू होगा या एच नॉट फॉल्स होगा, या तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे एच नॉट को या आप रिजेक्ट करोगे, है ना। क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, अगेन हम कोई सॉलिड वो नहीं दे पाएंगे जो हमने कहा वो 100% सही है ना। ये बस टेस्टिंग है। वैसे ही बहुत सारे जैसे ड्रग्स बनते हैं, जो मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं, उसका टेस्टिंग होता है कि कितना इफेक्टिव है ना, उस तरह से तुम देखते होगे। तो वो टेस्टिंग के थ्रू ये डिसाइड होता है ना कि तो अभी क्या होगा इसमें है कि जैसे मान लो एच नॉट ट्रू है और आपने जो टेस्ट प्रोसीजर फॉलो किए, उसने क्या किया, उसने कहा कि, है ना, अभी हम यहाँ मान रहे हैं कि एच नॉट ट्रू है, जो एच नॉट स्टेटमेंट लिया हमने वो ट्रू है, और टेस्ट प्रोसीजर के बाद आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एच नॉट एक्सेप्ट एच नॉट, मतलब आज अब एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये करेक्ट डिसीजन हुआ ना, दिस इज फाइन व्हेन एच नॉट इज ट्रू एंड यू आर एक्सेप्टिंग एच नॉट। और दूसरा क्या होता है, जब एच नॉट ट्रू है लेकिन टेस्ट प्रोसीजर ये कहता है कि यू रिजेक्ट एच नॉट, तो इसका क्या मतलब है ना, एच नॉट ट्रू है बट टेस्ट प्रोसीजर सेइंग रिजेक्ट एच नॉट, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग सम एरर, तो इसको नाम दिया गया एक्चुअली, है ना, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, क्या बोलते हैं आप उसको, सबको फैमिलियर होगा, टाइप 1। तो दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, है ना। सो दिस वी स्पेसिफाई एज टाइप 1 एरर, इसका नाम दिया गया, अगेन नेमिंग है, जैसे है ना डिफाइन किया नल, ऑल्टरनेटिव, सिंपल, कंपोजिट, वैसे टाइप 1 टाइप 2 एरर को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो व्हेन एच नॉट इज ट्रू एंड यू रिजेक्ट एच नॉट, सो वी आर मेकिंग सम एरर एंड द एरर इज नेम्ड एज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का यहाँ डेफिनेशन आ गया कि टाइप 1 एरर इज तो यहाँ मैं अगर मतलब ऐसे भी डेफिनेशन लिख दूं तो यहाँ क्या होता है, टाइप 1 एरर का मतलब होगा टाइप 1 एरर, तो इसका मतलब है कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो अभी चीजों को चूंकि हम लोग थ्योरेटिकली मैथमेटिकली, पूरा सिलेबस जो है स्टैटिस्टिक्स को हमें मैथमेटिकली स्टडी करना है ना, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो आगे जो आप है ना, अभी तो आईआईटी कानपुर ने कोर्स का नाम, इस बार तुम अगर देखोगे वेबसाइट पे तो उन्होंने, पहले कोर्स था एमएससी स्टैटिस्टिक्स, इस बार क्या उन्होंने कर दिया है, जैम के जो करिकुलम है या वेबसाइट पे देखोगे एमएससी इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो अभी जो बच्चों को डिग्री मिलेगी, जो तुम में से बच्चा जो कानपुर जाएगा, तो वहाँ पे कोर्स करिकुलम है एमएससी इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसको हम कैलकुलेट या उसको एनालाइज नहीं करते, यहाँ पे चीज़ों को हम मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं और मैथमेटिकली कंक्लूड कर रहे हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता चलेगा जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, या है ना जब आप वर्क करोगे उस तरह से, तब। तो अभी चीज़ें क्लासरूम में चीज़ों को हम लोग मैथमेटिकली डील कर रहे हैं इस तरह से। तो टाइप 1 एरर, बाकी रियल लाइफ में बहुत यूज़ है, जब वर्क करोगे तो समझ आएगा इस पर। सो इसमें क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू।
और जो टाइप 2 एरर का डेफिनेशन होगा, टाइप 2 एरर ये है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अब आपने क्या कहा, एच नॉट फॉल्स है, स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग एच नॉट, है ना, एच नॉट इज फॉल्स एंड स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग एच नॉट। तो अगेन क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर मेकिंग सम एरर, तो इसका नाम दिया गया है टाइप 2 एरर। ठीक है, इसका नाम है टाइप 2 एरर। जब एच नॉट फॉल्स है, स्टिल वी आर एक्सेप्टिंग एच नॉट। अब वो क्राइटेरिया दिया होगा क्वेश्चन में कि कब एच नॉट को एक्सेप्ट करना है, कब एच नॉट को रिजेक्ट करना है, उसकी क्राइटेरिया क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस कंडीशन में एक्सेप्ट करना है, इस कंडीशन में रिजेक्ट करना है, उस तरह से। ठीक है, सो और जब एच नॉट फॉल्स है ना, ये फॉल्स लिखा है, जब एच नॉट फॉल्स है, यू आर रिजेक्टिंग एच नॉट, दिस इज फाइन। सो मेनली आपको ये समझना है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर का डेफिनेशन याद रखना है अभी तुम्हें, नहीं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब जो रिवीजन नहीं करते हैं ज़्यादा, तो वो कंफ्यूज होते हैं ना कि कहाँ टाइप 1 में टाइप 2, टाइप 2 में टाइप 1 याद रहता है। तो जब बार बार रिवाइज करोगे याद रहेगा। तो टाइप 2 एरर का मतलब हो गया कि यहाँ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। इसको मैं जो लिख रहा हूँ अभी क्या लिख रहा हूँ कि एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। ठीक है, यहां था ट्रू, या इसी को दूसरे तरीके से तुम लिखोगे तो जनरली मैं आगे यही यूज करूंगा जो अब लिख रहा हूं, तो कंफ्यूजन ना हो। तो यहां क्या मतलब है, देखो जब आप कह रहे हो कि एच नॉट फॉल्स है तो इसका मतलब एच वन ट्रू है, और आप यहां कह रहे हो एक्सेप्ट एच नॉट, इसका मतलब आप रिजेक्ट कर रहे हो एच वन को। तो इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रिजेक्टिंग एच वन एक्सेप्टिंग मतलब रिजेक्टिंग एच नॉट एच वन व्हेन, यहां बोल रहा हूं एच नॉट इज फॉल्स मतलब एच वन इज ट्रू, व्हेन एच वन इज ट्रू। तो ऐसे याद रखने में थोड़ी आसानी होती है कि लाइक टाइप 1 एरर एच नॉट के टर्म में है, टाइप 2 एरर एच वन के टर्म में है, मतलब या जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसे तुम याद रख सकते हो। सो टाइप 1 एरर क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। टाइप 2 एरर क्या है, रिजेक्टिंग एच वन व्हेन एच वन इज ट्रू। देख लो, तो है ना, तो वैसे तुम याद रख, टाइप 1 एरर एच नॉट के टर्म में है, टाइप 2 एरर एच वन के टर्म में है। ठीक है, सो इस तरीके से ये तो हो गया डेफिनेशन। अब जैसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा हमें जहां पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो वही चीज़ वहां भी करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो यहाँ फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट गिवन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे आपसे पूछेगा टाइप 2 एरर, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच वन व्हेन एच वन इज ट्रू। ठीक है, या एच नॉट के टर्म में लिखना है तो सेम थिंग कैन बी रिटन एज एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। अब एच नॉट कब फॉल्स है कब ट्रू है क्वेश्चन में गिवन होगा, और कब एक्सेप्ट करना कब रिजेक्ट करना वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, हमें उसको टेस्ट करना है। तो ये तो हो गया टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर की स्टोरी। ठीक है, अब एक आता है आगे, एक वर्ड आएगा क्रिटिकल रीजन। जैसे मैं बता रहा था ना कि जैसे होता क्या है कि एक टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, जैसे एक वर्ड यूज करता हूं मैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, वो स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर जो टेस्टिंग प्रोसीजर में यूज किए गए हैं, है ना, जैसे एक्स बार है या एस स्क्वायर है या जो भी और है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, ये सब टर्म बता रहा हूं जस्ट मैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल, कंपोजिट, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सब टर्म्स हैं जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं अभी, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी एक टर्म आएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब, और स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर यूज्ड, है ना, फॉर टेस्टिंग यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना।
यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सिंपल। जैसे एग्जांपल के लिए कई बार ऐसा रहता है, अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिखूं तो जैसे मान लो ऐसा रहेगा कि अभी मैं लिख रहा था ना कि x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1 वेयर थीटा इज अननोन पैरामीटर। अब यहाँ मान लो जैसे मुझे टेस्ट करना है एच नॉट में थीटा की वैल्यू 0 है या थीटा की वैल्यू 1 है, इसको टेस्ट करना है ना, दिस वर्सेस दिस। सो वी हैव टू टेस्ट एच नॉट इज थीटा इज इक्वल टू 0 वर्सेस थीटा, या अगेंस्ट लिखा रहता है बुक में, है ना, अगेंस्ट, तो अगेंस्ट लिख सकते हो या वर्सेस, है ना। सो दिस अगेंस्ट दिस, इसको मुझे टेस्ट करना है। अब आपको टेस्ट प्रोसीजर गिवन होगा कि टेस्ट प्रोसीजर क्या है, तो जैसे बोला होगा मान लो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन, मान लो अभी के लिए रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एक्स बार इज मोर देन कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ नंबर दिया होगा अभी के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, कुछ मैं ले लेता हूँ अभी अपने मर्जी से। सो तो ये तो है ना सिंपल वर्ड से सिंपल है। सो एक्स बार मोर देन समथिंग, क्या ले लूँ, जेड कुछ ऐसा ले लो 0.90 मान लो, ठीक है। ये जेड 0.90 आप लोग जानते हो, ये नोटेशन मैंने वहाँ भी यूज़ किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल में। उसमें क्या था कि सिंपल कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना, तो यहाँ पे हालांकि ये नॉर्मल तो नहीं है तो मुझे इसको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक ये नॉर्मल तो है नहीं ना, तो इसको थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो इसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है मान लो। तो इसका वैल्यू क्या होता है, किसी को याद है? ये वैल्यू कल हमने यूज़ किया था, आई थिंक 1.62 था, 1.96 यूज़ किया था ना हमने, 1.96 था टेस्टिंग में। तो ये मतलब ये हो गया 0.90 का क्या मतलब है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 90 है। अच्छा, तो लेस देन लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो अभी लेस देन लिख लो, क्योंकि अगर ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ z 0 पॉइंट, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, तो z अगर 0.90 लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 90% है, यही है 90% इसकी प्रोबेबिलिटी है, और इधर 10% है, जो नोटेशन मैंने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी, देख लो। इस तरह से है, इसको इधर की प्रोबेबिलिटी ये 10% है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है भाई। सो कैन वी से रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस टाइप 1, हाँ वही चीज़ है ना, बात तो वही चीज़ है। लेकिन ट्रू हाइपोथेसिस यहाँ पे एच नॉट के टर्म में डिफाइन किया जाता है ना, जो हमारे पास दो होगा, ट्रू हाइपोथेसिस इस टाइप 1, लेकिन हाइपोथेसिस जो लिखता है जिस बुक में इस तरह के टर्म्स या डेफिनेशन है, वो हाइपोथेसिस का मतलब नल हाइपोथेसिस बताते हैं, है ना, तो इसीलिए वो यूज़ करते हैं टाइप 1 एरर। वरना इनडायरेक्टली आप देखो टाइप 2 एरर में तो वही कर रहे हैं हम, रिजेक्टिंग समथिंग व्हेन समथिंग इज ट्रू, तो वैसे आपका टाइप 1 टाइप 2 सेम ही हो जाएगा उस डेफिनेशन से, है ना, तो इसलिए दो अलग अलग नाम दिए गए ना। वरना अगर से बोलेंगे रिजेक्टिंग व्हेन रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस, तो वो तो फिर मतलब तो वो ऐसा तब होगा जब सिर्फ एच नॉट के टर्म में आप बात करें, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एच वन, तब तो जो हाइपोथेसिस जिस बुक में ये डेफिनेशन है वो सिर्फ एच नॉट की बात कर रहा है, एच वन स्पेसिफाई नहीं करते, एच वन वो खुद मान लेते हैं कि उसका अपोजिट है, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एच वन है, तो वो सिर्फ एच नॉट के टर्म में बात करते हैं। तो इस तरह से है, बट यू कैन राइट ना, जैसे एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, तो ये सिर्फ तो हाइपोथेसिस का मतलब जनरली लोग नल हाइपोथेसिस ही लेके चलते हैं, तो इस तरह से है, तो अल्टरनेटिव का जिक्र नहीं करते हैं। तो मैं जैसे ये लिख दिया, अब आपसे ऐसे पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर का, है ना, सो दे विल आस्क यू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। आई थिंक इसकी वैल्यू 1.96 है, चेक कर लेना एक बार, है ना, तो ठीक है ना, इसकी वैल्यू चेक कर लो उसमें टेबल में, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में क्या आएगा, 1.96 होगा या So 1.28 है। 28 है, तो वो 95 में आता है, तो
जेड 0.90 ना, उसका आगे की प्रोबेबिलिटी 90 है, पीछे की ये है। तो एक तो नोटेशन समझना पड़ेगा, नोटेशन क्या है, वरना ये कोई भी अभी नंबर ही ले लो, अभी तत्काल इसको छोड़ो, तुम नंबर ही ले लो कि यहाँ आपकी 1.96 जो है, तो यहाँ तो मैं नेगेटिव साइड में ले रहा हूँ इसको। तो इस तरह से कुछ, वो तो मैं ऐसे बना रहा था क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन है तो कर देता हूँ। तो इस तरह से मान लो अभी ये क्वेश्चन है सपोज फॉर एग्जाम्पल, कि इस तरह एक क्वेश्चन दे दिया हमें कि एच नॉट इज दिस, एच वन इज दिस एंड रिजेक्ट एच नॉट व्हेन दिस हैपेंस। ठीक है, तो अच्छा 95 के लिए था, ठीक है। सो है ना, तो इस तरह से कुछ है, मान लो ऐसे ही 95% के लिए तो वही ले लो। तो ऐसा कुछ दे दिया हमें, वो तो जेड देखना पड़ता है ना क्या है, उसके आगे नंबर क्या आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो होता क्या, जैसे मान लो अगर मुझसे पूछता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, बस मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था, बाकी ये आ जाएगा। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, इस तरह से। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, तो जो फॉर्मूला था वो यूज करने हैं आपको, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, यहाँ बता रखा है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन दिस हैपेंस, तो इसके प्लेस पे यू विल यूज दिस नंबर, मान लो 96 या जस्ट अभी कुछ नहीं तो 1 ले लो, इतना क्या टेंशन लेना है, 1 ले लो मान लो, तो ये से 1 है गिवन। तो रिजेक्टिंग एच नॉट की एक कंडीशन है, और एच नॉट इज ट्रू या व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट मतलब यहाँ पे थीटा क्या यूज करना है, तो थीटा को 0 यूज करना है। सो अब जब थीटा 0 लिख दिया आपने, तो अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, है ना। ठीक है ना, जैसे जो भी लिख रहे थे, मान लो जैसे 1.96 लिख रहे थे, 95 कह रहे थे, तो 1.96 इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जैसे चाहिए, टाइप 2 एरर है, तो इसमें क्या होगा, इसको है ना प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो सिंपली, कि एक्साइज जो आपका है दिस है, अच्छा एन तो फिक्स किया नहीं, मतलब एन कुछ फिक्स कर देते हैं ना, एन कुछ फिक्स करना होगा तभी आंसर आएगा। सो एन के लिए अभी मान लो यहाँ पे एन की जगह मैं अगर 100 ले लूँ लेट से, ठीक है 100 ले लिया। और ऐसे टाइप 2 एरर क्या होगा, सो ये था एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टिंग एच नॉट और एच वन, एच नॉट कब एक्सेप्ट करोगे, तो उल्टा हो जाएगा कि एक्स बार की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1.96, यही ना, अपॉन गिवन एच नॉट इज फॉल्स मतलब एच वन इज ट्रू, तो एच वन इज ट्रू मतलब थीटा बराबर 1। फिर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, आंसर आ जाएगा। ये तो जानते हो निकालना कैसे निकालते हैं। अब ये थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा यहाँ पुट कर देना है, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ओके देख लो जी, तो अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, थीटा को 0 रख के नॉर्मल 0 1 में आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे नॉर्मल उसको सिंप्लीफाई करना होगा जो भी आता है, नॉर्मल 1,1 में ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये जस्ट मैं समझा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए, तो हो सकता है थोड़ा डेटा में इधर उधर हो जाए। एक्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में अभी अभी निकाल, मैं एग्जाम का PYQ ओपन करूँगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए क्या करना है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, कैसे निकालनी आगे मैं खुद कैलकुलेट करके बताऊंगा, और तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि नॉर्मल 0 0 में 0 1 में ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉर्मल 1 1 में ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो निकाल पाओगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, या सेंट्रल लिमिट जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की जरूरत ना, जस्ट नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना के फाई के टर्म में आ जाएगा आंसर, वो दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो मैं तो ऐसे ही लिख दिया अभी। फिर एक और वर्ड आता है साइज ऑफ द टेस्ट। साइज ऑफ टेस्ट कैसे डिफाइन करते हो, हाउ डू यू डिफाइन साइज ऑफ द टेस्ट, बोलो भाई। किसको याद है, फिर आएगा पावर ऑफ द टेस्ट, इसका क्या डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी होता है मतलब हाँ गलत गलत तरीके से रिजेक्ट आएगा।
रिजेक्ट नहीं करना पड़ा तो उसको रिजेक्ट कर दिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। और एक और आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सब कुछ टर्म्स हैं जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको ये समझ आया कैसे यूज करने हैं। अभी मैं टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ, है ना। तो अभी क्या क्या डिफाइन किए, नल, ऑल्टरनेटिव, है ना, सिंपल, कंपोजिट, फिर टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। अभी है साइज ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो व्हाट इज डेफिनेशन, हमें इन सब का डेफिनेशन जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ पावर क्या होता है? Power is probability of rejecting H not given H1 is true. ओके फाइन, या 1 माइनस टाइप 2 एरर आ जाएगा। तो देखो अभी मैं यहां पे क्या लिख रहा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अभी डिफाइन किया था ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। एक होता है क्रिटिकल रीजन, ये क्या होता है? क्रिटिकल रीजन, इसी को हम बोलते हैं रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं, राइट। रिजेक्शन रीजन, इसका क्या डेफिनेशन है? क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, फिर मैं उस पर आता हूं। सो एक तो पहली बात कि मान लो आपने कुछ एच नॉट आप टेस्ट कर रहे हो, थीटा बिलोंग्स टू सम थीटा नॉट, अगेंस्ट यू आर टेस्टिंग H1 थीटा बिलोंग्स टू सम थीटा 1, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, आपको दे रखा होगा कंसीडर अ टेस्ट, जहां पे आपको बता रखा होगा, है ना, कंसीडर, और या ऐसा लिख दो, लेट टी बी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। सो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक है जिसको यूज किया जाएगा रिजेक्शन रीजन डिफाइन करने में, है ना। यहां जैसे लिखा टेस्ट से क्या था, स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर है यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टू डिफाइन क्रिटिकल रीजन में जिसको यूज करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, टी बी द टेस्ट स्टैटिस्टिक सच दैट ऐसा लिखा होगा कि रिजेक्ट H नॉट व्हेन, क्या लिखते हो तुम? मान लो कुछ लिखा है ना, रिजेक्ट H नॉट व्हेन सम टी, टी क्या होता है? टी एस्टिमेटर है ना। तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है। टी क्या होता है? एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, जो कि दैट विल बी अ फ्री ऑफ पैरामीटर, जो स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन था। तो ये ऐसा लिखा होगा, रिजेक्ट H नॉट व्हेन दिस बिलोंग्स टू सम, अब यहाँ पे कुछ रीजन दे रखा होगा ना, या अभी के लिए मैं अभी जस्ट एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ, ऐसा लिखा रहता है लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट के, मान लो ऐसा लिखा हुआ है सम कांस्टेंट के, अभी के लिए जस्ट समझाने के लिए लिख दिया कि t इज लेस देन इक्वल टू के, ऐसा है के कोई कांस्टेंट है। तो इस केस में रिजेक्शन रीजन क्या डिफाइन करेंगे? तो हालांकि फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि रिजेक्शन इज अ रीजन वेयर H नॉट इज रिजेक्टेड, सिंपल। अगर वर्ड में लिखता मैं तो the set of values of xi, the set of values of x1 x2 xn sample where h नॉट इज रिजेक्टेड। अगर ऐसे लिखूं मैं, ये अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बुक में अपने तरीके से लिखा होगा रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो डबल कलर क्यों है भाई? सो या सिंपली अ रीजन in which H नॉट null hypothesis is rejected, या जैसे मैं दूसरे तरीके से इसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे मान लो ऐसा है, दैट इज लेट टी बी अ टेस्ट स्टैटिस्टिक सच दैट दिस, तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा? क्रिटिकल रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन इज
set of values of x1 x2 xn such that t of x1 x2 xn less than equal to k, मान लो ये है. So ये हमारा क्रिटिकल रीजन है कि those values of x for which this happens. ठीक है ना. So ये क्रिटिकल रीजन, इसको c से भी हम लोग डिनोट करेंगे. So या तो ऐसा लिखूं t belongs to c, ऐसा होगा, है ना. मान लो ये जनरली इसको c से डिनोट करते क्रिटिकल रीजन को कि दिस इज द कैपिटल C. तो रिजेक्शन रीजन मतलब सिंपल रीजन इन विच एच नॉट इज रिजेक्टेड. जैसे एग्जांपल के लिए जो अगला एग्जांपल मैंने लिया था, तो यहाँ पे अगर लिखता है ये रिजेक्शन रीजन है एक्चुअली, है ना, दिस इज द रिजेक्शन रीजन. या मैं ऐसा बोलूँ कि, है ना, ये इसी को ऐसा लिखते हैं एक्स बार इज बिलोंग्स टू -∞ टू 1.96, ये रिजेक्शन रीजन है. या क्रिटिकल रीजन C से डिनोट करोगे द वैल्यूज ऑफ xi फॉर विच, जो क्रिटिकल रीजन यहाँ अगर लिखे हम तो क्या होता इस क्वेश्चन में, क्रिटिकल रीजन होता या रिजेक्शन रीजन होता. क्रिटिकल रीजन होता कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 यहाँ 100 कर दिया था, 100 सच दैट x बार इज लेस देन 1.96. या सिंपली दिस इज द रिजेक्शन रीजन, है ना, दिस इज द. कुछ पूछना है किसी को? ठीक है. तो ये सब टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएंगे, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए हैं. तो ये तो हो गया टेस्ट स्टैटिस्टिक. फिर यहाँ पे जैसे हो गया, है ना, तो जनरली लोग लिखते हैं कि मान लो ऐसा लिखा रहता है कि रिजेक्ट एच नॉट, कई बार तुम देखोगे ऐसा लिखा रहेगा रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी बिलोंग्स टू सी. तो ये सी क्या है? सी इज द क्रिटिकल रीजन वेयर टी इज टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड सी इज क्रिटिकल रीजन. एक बार चेक कर लो, यही है कुछ. तो जनरली ऐसा लिखा होगा रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी बिलोंग्स टू सी. सी यहाँ पे क्रिटिकल रीजन है एंड टी इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो जैसे अब मैं साइज की बात करता हूँ, साइज ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो जनरली जो साइज ऑफ टेस्ट अगर मैं वैसे डिफाइन करूँ थोड़ा जनरल कंसेप्ट में, तो उसमें ये होता है कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुप्रीमम या मैक्सिमम, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन व्हाट एच नॉट इज ट्रू. ठीक है, व्हेन एच नॉट इज ट्रू. सो एच नॉट इज ट्रू, जहां पे जो भी किसके रेस्पेक्ट में ये लोगे, तो थीटा बिलोंग्स टू एच नॉट, थीटा नॉट. ठीक है, तो ऐसे डेफिनेशन. या सिंपली आप कह सकते हो कि सिंपल वर्सेस सिंपल वाला क्वेश्चन होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज सिंपल. तो इससे भी डिफाइन कर सकते हो आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज सिंपली साइज ऑफ द टेस्ट. या कई बार ऐसा भी लिखा रहेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. अच्छा, टाइप 1 एरर सुप्रीम तो लिया नहीं मैंने, जस्ट ऐसे ही डिफाइन कर दिया था. तो जनरली क्या होता है जब हाइपोथेसिस में ऑल्टरनेटिव होते हैं, ऑल्टरनेटिव जो कंपोजिट हो जाता है, तो उस केस में हमें मैक्सिमाइज करना पड़ता है. तो अभी के लिए मैं अगर लूज सेंस में लिखा दूं तो इन द लूज सेंस इट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. और वैसे अगर थीटा का फंक्शन आ जाएगा तो आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, दिस यू हैव टू मैक्सिमाइज. एंड पावर क्या होगा, या दूसरे सेंस में, और जैसे कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं समटाइम्स, कुछ बुक में आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. जो टाइप 1 एरर है तो कुछ बुक में ऐसे भी डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज साइज ऑफ द टेस्ट. ठीक है ना, जो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी वो साइज ऑफ टेस्ट होगी, कुछ जगह ऐसा डिफाइन रहता है. पावर का क्या डेफिनेशन है, जैसे पावर बता रहा था, पावर ऑफ टेस्ट होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा साइज ऑफ द टेस्ट क्या डेफिनेशन था, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. अब मेनली क्या है, अगर एच नॉट तुम्हारा सिंपल है, मतलब थीटा की 1 है, तो क्या ही मैक्सिमाइज करोगे. तो H1 में अगर थीटा की एक ही वैल्यू है तो जो इसका आंसर आएगा वही रहेगा. तो जनरली सिंपल हाइप, अगर ऑल्टरनेटिव सिंपल हाइपोथेसिस हो तो उस केस में आपका आंसर जो होगा वो सिंपली साइज ऑफ द टेस्ट के इक्वल आ जाएगा. ठीक है ना. देखो मेनली क्या है ना, इसमें थोड़े लेवल का फर्क है. जैसे लोअर लेवल पे लोग क्या बता देते हैं कि सिंपल साइज ऑफ द टेस्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. तो अगर मैं इनिशियली अगर इसको ना इंट्रोड्यूस करके मैं सिंपली अगर ये लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी के लिए बाकी थोड़े जैसे लेवल क्वेश्चन के बढ़ता है तो उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते हैं
कि जैसे मान लो जहाँ पे ये फेल हो जाएगा डेफिनेशन, तो ये फेल हो जाएगा तो आपको कुछ दूसरा तरीका ट्राई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे और तरीके। तो अभी के लिए मैं सिंपली आसान भाषा में ये लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर लिख दो और यही आंसर हो जाएगा। तो है ना, दैट इज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है ये है। तो अभी मैं थोड़े से इजी वे में थोड़े लोअर लेवल पे ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों को और थोड़े एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगा। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तब अपडेट कर दूंगा क्या चेंजेज आएंगे जहाँ पे ये काम नहीं करेगा। पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो अभी के लिए ऐसे याद रखना, साइज ऑफ द टेस्ट इज या टाइप 1 एरर का यही डेफिनेशन लिखा था मैंने अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू या प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर सिंपली। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, और ये वही आएगा जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर होगा। टाइप 2 एरर क्या था देखो ध्यान से, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, या ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, या वैसे लिख लो H0 के टर्म में लिखना तो H0 के टर्म में लिख लो, ठीक है। ये या वैसे लिखोगे ना, क्या लिख सकते हो इसको, यही चीज आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स, ये लिखा था मैंने। तो ये है। तो अभी के लिए इससे जैम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन जैम के मतलब 99% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तुम देखोगे कुछ हायर लेवल की बुक में ये डेफिनेशन नहीं है, थोड़े से मॉडिफाइड है। तो अभी के लिए इससे ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो क्वेश्चन है आपके जैम में वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो इसको कैसे डिफाइन करोगे, कोई बताओ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का डेफिनेशन बताओ। Sir, probability of type 1 error. तो साइज, टाइप 1 एरर और सिग्निफिकेंस लेवल तीनों इक्वल है। तो फिर से मैं कह रहा हूं बिगिनर के लिए तीनों सेम ही हैं, लेकिन एक्चुअल में तीनों सेम नहीं है। अगर बहुत करीब से देखोगे तो तीनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट फॉर द बिगिनर है ना, यू कैन सी जैसे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है, जो साइज ऑफ द टेस्ट है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो इनिशियली तुम्हें सेम दिखेगा, मेनली उन क्वेश्चंस में जो सिंपल वर्सेस सिंपल है। जो सिंपल वर्सेस सिंपल वाले जो भी क्वेश्चन, मतलब नल हाइपोथेसिस भी सिंपल हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव भी सिंपल हाइपोथेसिस है उस केस में, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव कंपोजिट होगा तो केसेस बदलेंगे फिर। सर बेगिनर मतलब जैम लेवल पे यही मान के चलना है, आगे जब पढ़ाई करेंगे तब उसको फिर अलग अलग डिफाइन। हाँ, मगर जैसे तुम दूसरी बुक्स देखोगे जैसे कैसेला बर्गर या रहमान वाली बुक, तो उसमें इस तरह से नहीं डिफाइंड होगा। ये जैसे साहू वाली बुक में यही डेफिनेशन होगा। तुम प्रसन्ना साहू वाली बुक देखोगे जो कि बहुत बिगिनर लेवल की बुक है, तो उसमें इस तरह का डेफिनेशन होगा। तो अभी जैम के लिए ये सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है ना कुछ चीज़ें, लेवल चेंज होने पर वैसा डेफिनेशन थोड़ा सा वो हो जाता है, जनरलाइज हो जाता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो अंतर है क्या इनमें? वो जनरली अंतर तब आता है जब तुम्हारा हाइपोथेसिस मान लो कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हो जाए, तो वहां वो थीटा का फंक्शन आ जाएगा, नंबर नहीं आएगा। तब तुम्हें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं पहले लिखना चाह रहा था फिर मैंने अवॉइड कर दिया। जनरली क्या होता है, मान लो ये थीटा के टर्म में आ गया, साइज ऑफ द टेस्ट θ/2 आ गया, और थीटा तो खुद अननोन है, तो फिर कैसे निकलेगा, तो वहां दिक्कत आती है। मान लो पावर तुम्हारा थीटा के टर्म में आ गया, तो उस केस में प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन जैम में भी एक दो मिलेंगे, जैम या गेट में एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां तुम्हें समझ आएगा अच्छा तो उसमें क्या करना है। तो जनरली हमारी कोशिश क्या होती है टेस्टिंग में कि जो हमारा जो पावर है, पावर को हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है ना। अच्छा, तो वहाँ मैक्सिमम लिख रहा था। तो जैसे टाइप 2 एरर को हम कोशिश करते हैं मिनिमाइज करें, टाइप 1 एरर को, है ना, तो हम एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं ना। और जनरली वो तो साइज, देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है, तब मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये क्या होता है कि हम अगर ऐसा लिखे कि अ टेस्ट इज, तो यहां पे मेनली क्या होगा कि जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ टाइप 1 एरर होगा वो इसके इक्वल होगा। अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मींस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइप 1 एरर इज अल्फा, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज सम काइंड ऑफ अपर बाउंड ऑफ टाइप 1 एरर। तो वैसा डेफिनेशन है कि टाइप 1 एरर का ये अपर बाउंड होगा एक्चुअली, ठीक है। लेकिन वही जनरली उस लेवल पे डिफाइन करते हैं, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी ही लिखता है लोग। तो टाइप, देखो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअली ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ के अभी के लिए। देखो तो ये क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अपर बाउंड ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है। या मैं ऐसा बोलूं कि लेट से मैं बोलता हूं दैट इज इफ अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि अल्फा इज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट, का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रिजेक्टिंग एच नॉट है गिवन एच नॉट इज ट्रू, जो कि टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी या साइज है, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू अल्फा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी, है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, और आई से सुप्रीमम ऑफ दिस व्हेन थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, सो दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अल्फा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, जब क्वेश्चन में तुमसे अगर यही पूछ देगा कि, तो जनरली क्या होता है, तुम इनिशियल लेवल पे क्या अज्यूम करके चलोगे कि अल्फा इज द टाइप 1 एरर, जो टाइप 1 एरर अलाउड है एक्चुअली, है ना, मैक्सिमम अलाउड टाइप 1 एरर इज अल्फा, ये बोलता है। तो क्वेश्चन में अगर हम यूज करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो जो क्वेश्चंस होगा जैम लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सिंपली हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को अल्फा फिक्स कर देंगे। जैसे अभी तो बहुत सारी थ्योरी होगी, मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं करके तो बेटर समझ आएगा। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं क्या क्या डिफाइन किया, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको जैम के ही करके दिखाता हूं, आसान लगेगा, ये टॉपिक बहुत आसान है। अभी थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको मतलब कॉम्प्लिकेटेड और वैसा लग रहा होगा, बट ये बहुत आसान टॉपिक है। क्वेश्चन अभी कराता हूँ, आपको समझ आएगा। तो जनरली हाइपोथेसिस डिफाइन किया हमने कि हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर हाइपोथेसिस में दो तरह के नल और अल्टरनेटिव। सो हाइपोथेसिस तुम एक स्टेटमेंट कुछ दोगे तो उसका जो अपोजिट स्टेटमेंट है वो अल्टरनेटिव बन जाएगा। अब आपको ईच को चेक करना है ये नल हाइपोथेसिस सिंपल है या कंपोजिट है, ये अल्टरनेटिव सिंपल है या कंपोजिट है, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। तो सिंपल कंपोजिट डिफाइन किया, अगर ऑल पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल पॉइंट देन इट इज सिंपल, अदरवाइज कंपोजिट, ठीक है। फिर हमने ये तो जस्ट एक एग्जांपल लिया था सिंपल कंपोजिट चेक करने के लिए। और टाइप 1 एरर रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, टाइप 2 एरर रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, या एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ये टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो अभी के लिए आप ये समझो कि क्रिटिकल रीजन क्या है ना, तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी हो गई। क्रिटिकल रीजन टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो भी स्टैटिस्टिक यूज हो रहा है क्रिटिकल रीजन में, दैट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये होगा। क्रिटिकल रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन, वो वैल्यूज ऑफ एक्साइज जिसमें हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया कि टी लेस देन इक्वल टू, या यहाँ पे एग्जांपल के लिए, सो वो रीजन जहाँ पे हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, रिजेक्शन रीजन। सो हम कह रहे हैं कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन टी इज लेस देन इक्वल टू के, सो दिस इज द रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और ये जब एग्जाम्पल जस्ट मैं देख बता रहा था, दिस इज द रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन। अब आता है साइज ऑफ द टेस्ट, तो साइज ऑफ द टेस्ट इज सेम एज probability of type 1 error, और more or less level of significance is the maximum value of type 1 error। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए we will assume type 1 error is equal to level of significance। तो अभी के लिए probability of type 1 error, size of the test and level of significance तीनों को इक्वल लेके चलेंगे जैम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कुछ क्वेश्चन देखो, तो हाइपोथेसिस का हमारे पास है ना वो PYQs,
चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं। जितनी थोड़ी मैंने अभी पढ़ाई है ना, उस पे ही तुम्हारे जैम के 60% क्वेश्चन हो जाएंगे। 50-60% क्वेश्चन जो इसमें देखोगे असाइनमेंट में, उसी पे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, जितना अभी मैंने बताया। एक क्लास और थ्योरी उसमें ज़्यादा है नहीं। अभी क्या एक्सप्लेन किया मैंने अभी, तो अभी तुम देखोगे तो अभी हमने ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया है कि नल ऑल्टरनेटिव क्या होता है, सिंपल कंपोजिट क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, साइज क्या होता है, पावर क्या होता है। अब रह गया पी वैल्यू। अच्छा पी वैल्यू बताता हूँ। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की, बाकी तो बस ऐसे ही इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट है, एक दो थ्योरम में ही सब निपट जाएगा, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत आसान है। देखो तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक्स बी अ सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेंसिटी, पैरामीटर स्पेस दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दे रखा है। तो आपसे पूछेगा, चलो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक नीमन पियर्सन लेमा है, उस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन है ना, जो भी है उस पर ही आ जाएगा। तो देखो ये कह रहा है एक्स एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, मतलब सैंपल साइज 1 है यहाँ पे, ठीक है। और एक पीडीएफ आपको दे रखा है। सो मतलब थीटा गिवन टी, मतलब ये नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये जस्ट बता रहा है थीटा पीडीएफ ऑफ एक्स, जब थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो ये है। और आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सो दे आर आस्किंग, अब देखो ये पैरामीटर स्पेस है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 1 या 2 ही हो सकती है। सो ये तो गिवन है आपको कि थीटा की वैल्यू 1 या 2 पॉसिबल। ये पैरामीटर स्पेस है, जो मैं बिग थीटा लिखता था ना, सो बिग थीटा इज हेयर 1,2। अब देखो जैसे क्या बोला है, एच नॉट इसने लिखा थीटा इज 1, तो जो मैं नोटेशन यूज कर रहा था बिग थीटा नॉट, मतलब पैरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट, तो ये सिंगलटन 1 है। बिग थीटा 1 मतलब पैरामीटर स्पेस अंडर h1, तो ये वैल्यू 2 है। अभी के लिए आप सिंपली देख पा रहे होगे कि नल हाइपोथेसिस या सिंपल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑल्सो सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल का क्वेश्चन है, या सिंपल अगेंस्ट सिंपल, सिंपल हाइपोथेसिस अगेंस्ट सिंपल हाइपोथेसिस है आपके पास। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मोस्ट, अच्छा ये दिक्कत ये है कि ये वर्ड मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल अल्फा फॉर टेस्टिंग दिस, व्हाट इज द पावर ऑफ द टेस्ट। तो अभी इस वर्ड को इग्नोर करो, क्योंकि होता क्या है, ये ना, ये एक वर्ड है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ये क्या होता है। तो अच्छा यहाँ पे पहले मुझे क्रिटिकल रीजन चाहिए होगा, तो इसके लिए मुझे क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा। तो मुझे वो यहाँ पे ना देखो, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया, इसमें हमें क्रिटिकल रीजन दिया ही नहीं है। तो पहले मुझे वो क्वेश्चन करना हो जहाँ क्रिटिकल रीजन दिया हो, यहाँ हमें क्रिटिकल रीजन निकालना होगा। अब क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया ही नहीं, तो उसके लिए वही जो मैं बता रहा था, नीमन पियर्सन लेमा और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, तो वो बताना पड़ेगा। तो इसको अभी के लिए स्किप करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हमने, जिसमें क्रिटिकल रीजन दिया हुआ हो, है ना, वैसा क्वेश्चन करना होगा जहाँ क्रिटिकल रीजन दिया हो। दूसरा देखो इसमें क्या बोल रहा है तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन दिया है एक्स बार मोर देन के, ठीक है, और फाइंड द के इन टर्म्स ऑफ एन, तो ये कर सकते हैं हम लोग। तो क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा, चलो ये वाला करो, ये इजी है। देखो तो इसमें क्या है, अगर क्रिटिकल रीजन निकाल लोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे। तो उसके लिए क्रिटिकल रीजन पहले आपको निकालना, ये देख लो अभी के लिए। इसमें क्या क्रिटिकल रीजन दिया है, हाँ दिया है, देखो। सो ये क्रिटिकल रीजन दे रखा है, तो अब ठीक है, निकालना नहीं पड़ेगा। देखो या तो क्रिटिकल रीजन क्वेश्चन में गिवन होगा या हमें फाइंड करना होगा। तो क्रिटिकल रीजन नहीं दिया है तो हमें क्रिटिकल रीजन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 3 एंड थीटा। अच्छा तो मतलब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल 3, थीटा, एंड अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एच नॉट। तो एच नॉट में थीटा की वैल्यू 3/4 है, H1 में थीटा की वैल्यू 1/4 है। अब कह रहा है रिजेक्ट एच नॉट, दिस इज अ रिजेक्शन रीजन, ठीक है। सो रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। पूछ रहा है देन द टेस्ट हैज साइज एंड पावर। अब आपसे साइज ऑफ टेस्ट पूछ रहा है, पावर ऑफ टेस्ट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइज ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई बताओ जिनको याद हो गया हो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइज ऑफ टेस्ट, क्योंकि याद रहेगा तभी तो कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यही था ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, सिंपल है।
देखो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, डेफिनेशन याद है नहीं हुआ क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी अचानक सब कुछ हो जाएगा, जब याद करोगे तो याद रहेगा। तो साइज ऑफ टेस्ट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब एच नॉट कब रिजेक्ट होगा, तो इसमें कंडीशन क्वेश्चन में है कि आप एच नॉट को तब रिजेक्ट करोगे जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो आप एच नॉट को कब रिजेक्ट करोगे, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा। एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट ट्रू हम अज्यूम कर रहे हैं, गिवन है, सो गिवन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट ट्रू का मतलब थीटा बराबर 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो एक्स का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन था बाइनोमियल 3, थीटा। अब आपको गिवन है थीटा को यूज करना है 3/4, सो यू हैव टू यूज थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इसमें थीटा को आप 3/4 रख दो, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, तो इस वाले केस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 3,3/4। ओके, तो इसमें मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 जब थीटा की वैल्यू 3/4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, ये निकालना होगा लेस देन इक्वल टू 1 क्या, व्हेन थीटा इज 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज 3/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 3,3/4 है। अब इसमें मुझे फाइंड करना है ये प्रोबेबिलिटी, तो आसान है ना, बाइनोमियल में क्या होगा 3, सो 3C0 3/4 की पावर 0 1 माइनस 3/4 की पावर 3, और ये क्या होगा 3 चूज 1 3/4 की पावर 1 1 माइनस 3/4 इसकी पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ भाई सिंप्लीफाई करें क्या आंसर आया। फाइव बाय 32। ओके, सो ये तो सिंपल आ जाएगा 1/4, तो 1/4 का क्यूब 1/64, और यहाँ से 3 इंटू 3/4 इंटू 1/16, यही ना, तो ये हो गया तो 9/64, तो ये 1/64 प्लस 9/64 ना 9, तो 10/64 आ गया जी, तो 5/32 सही बताया ना, तो ये आ गया 5/32। तो इन दोनों में से एक सही हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया, सी और डी तो ऐसे ही आउट हो गया। अब बचा पावर निकालना, तो फिर पावर का फॉर्मूला लगा लेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या है, तो जब आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ किसी को याद हुआ हो पावर का फॉर्मूला, पावर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या था, Reject H naught given H1 is full. रिजेक्ट एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। तो अब आपको देखना है कि रिजेक्ट एच नॉट कब है, सब क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बस सही से उसको समझना है। सो रिजेक्ट एच नॉट का मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू 1, H1 इज ट्रू, तो H1 ट्रू होने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 1/4 लेना है, सो थीटा इज इक्वल टू 1/4 कंसिडर करना है। तो अब इसका मतलब ये हो गया जब थीटा 1/4, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बाइनोमियल 3, थीटा था, थीटा को 1/4 रखो, सो 3, 1/4। सो अब बस इस डिस्ट्रीब्यूशन में x लेस देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो x बराबर 0 निकालना है और x बराबर 1 निकाल लो। सो x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, फिर से वही 3C0 डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4 की पावर 3, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 3C1 3 1/4 9/16, सिंप्लीफाई कर लो जी, 54/64, यह है ऑप्शन, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो तो 27/32 ये आ जाएगा, हाँ सर। तो ए सही है। अब किसी को डाउट है तो पूछिए, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आपको बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्स का, फिर H0 में थीटा क्या है, H1 में क्या है, तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल, अगेन ये क्वेश्चन सिंपल वर्सेस सिंपल का है, सिंपल हाइपोथेसिस अगेंस्ट सिंपल हाइपोथेसिस। अब आपको रिजेक्शन रीजन गिवन था, अब जिस क्वेश्चन में रिजेक्शन रीजन नहीं गिवन होगा वहां हमें खुद कैलकुलेट करना होगा, तो उसका एक तरीका है जो मैं बताऊंगा अभी, जिसका नाम है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन आएगी
और एक नीमन पियर्सन लेमा है जो बताएगा कि जो क्रिटिकल रीजन आएगी वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। तो इन दोनों से आपको आगे प्रोसीजर सॉल्व होगा। तो अभी हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट तो बताओ, ठीक है बस। तो साइज का फॉर्मूला लगा दिया और पावर का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, बस प्रोबेबिलिटी निकालनी थी सिंपली। और ये गिवन है, इसको यूज करना है आपको जस्ट। तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी थी जब थीटा को, अब यहाँ थीटा क्या रखना है ये डिपेंड करता है। तो अब अंडर H1 काम कर रहे हैं या अंडर H0 काम कर रहे हैं। तो जब है ना, जब H0 ट्रू ले रहे हैं थीटा को 3/4 रखेंगे, जब H1 ट्रू ले रहे हैं तो थीटा को 1/4 रखा। प्रोबेबिलिटी सेम ही निकालनी है। तो आपको मेनली याद रखना है फॉर्मूला, है ना, साइज ऑफ द टेस्ट एंड पावर ऑफ द टेस्ट इस क्वेश्चन में था। एक दो और क्वेश्चन देखो, मतलब ऐसे आसान है ना, इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है। ये भी कर सकते हैं हालांकि, तो इसमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ये जैसे था डिराइव द मोस्ट पावरफुल, इसमें कह रहा है डिराइव द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। तो मुझे खुद क्रिटिकल रीजन निकालने को बोल रहा है। जब बोलेगा टेस्ट फाइंड करो मतलब क्रिटिकल रीजन फाइंड करो। तो टेस्ट का जो पहचान है वो क्रिटिकल रीजन से है। तो टेस्ट अगर निकालना मतलब क्रिटिकल रीजन निकालना है कि किस कंडीशन में H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं, किस कंडीशन में H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो फाइंड करना है। अभी आते हैं इस पे। तो जैसे अभी मैं अगर ये सॉल्व करूं एग्जांपल के लिए, चलो देखो क्रिटिकल रीजन है कि नहीं, क्रिटिकल रीजन है इसमें। देखो अब इसमें क्या पूछा गया है कि एन अर्थ कंटेन्स 10 बॉल्स ऑफ विच m विच इज अननोन नंबर, m अननोन, यहाँ m पैरामीटर, जो थीटा जो पैरामीटर होता है, अब उसके प्लेस पे यहाँ पे m पैरामीटर है आपका, ठीक है। सो m इज पैरामीटर। सो एन अर्थ कंटेन्स 10 बॉल्स ऑफ विच m आर वाइट। तो टोटल इसमें 10 है जिसमें से m वाइट है और बाकी 10 माइनस m जो होगा, सो दिस इज वाइट एंड m इज वाइट एंड रेस्ट जो है अदर कलर का होगा। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस H0 जहां m इज इक्वल टू 3, H0 में लिया m इज इक्वल टू 3, H1 में m इज इक्वल टू 7। अब 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। इसमें से हमने 3 बॉल ड्रॉ किए, स्मॉल n की वैल्यू 3 है अभी के लिए। सो हमने 3 बॉल्स ड्रॉ किए विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किए, ठीक। अब कह रहा है x इज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, x इज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। अब देखो ये हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वो कॉन्सेप्ट भी यूज होगा जो हमने यूनिवेरिएट केस में पढ़े थे। तो यहाँ पे x इज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। तो कह रहा है कि सो दैट, अच्छा सो दैट दिखा रहा है कि सो दैट द मोस्ट पावरफुल टेस्ट रिजेक्ट H0 इफ दिस हैपेंस। अच्छा अगेन ये उस पर आ गया। तो फाइंड द पावर एंड साइज ऑफ द टेस्ट, फाइंड द पावर इफ द साइज ऑफ द टेस्ट इज 11/60। तो देखो अभी तो हमें क्रिटिकल रीजन हम निकालना सीखे नहीं, तो वो अभी वो पार्ट इग्नोर करेंगे, दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। कि अभी के लिए बस मैं ये मान लेता हूं, देखो तो H0 है m इज इक्वल टू 3, H1 है m इज इक्वल टू 7, और हमें बता रखा है कि रिजेक्ट H0 इफ x इज मोर देन इक्वल टू k, और हमें गिवन है, कुछ गिवन है साइज, हमें गिवन है साइज ऑफ टेस्ट, ये है 11/60। तो पूछ रहा है हमसे, हमें पूछ रहा है पावर ऑफ टेस्ट बताओ। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन में कोई अननोन नहीं था, x मोर देन इक्वल टू 1 था, तो वहां साइज एंड पावर दोनों पूछा है। यहां साइज क्यों गिवन है, ताकि आप k निकाल सको। तो k तो अभी पता नहीं है मुझे k कौन सा कांस्टेंट है, तो k फाइंड करने के लिए हमें इन्होंने साइज दिया है। तो इस साइज को यूज करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। अब k निकल गया तो फिर पावर का फॉर्मूला लगा के पावर निकाल लेंगे। तो है ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बस ये था सो दैट वाला पार्ट करेंगे जब हम क्रिटिकल रीजन निकालना सीखेंगे। सो अभी क्रिटिकल रीजन निकालना हमने नहीं सीखा कि हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन इन अ, अभी क्रिटिकल रीजन जहां जहां गिवन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो तो इसमें क्या करना है आपको, अब लगाओ साइज का फॉर्मूला लगाओ और k की वैल्यू निकालो। पहले तो ये बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x।
एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, सॉरी एक्स इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन। इसमें टोटल 10 बॉल्स हैं जिसमें m जो है ना, m इज वाइट, 10 माइनस m अदर कलर बोल देते हैं, दूसरा कलर का जिक्र तो किया नहीं है तो अदर कलर बोल देते हैं ना, अदर कलर है। टोटल 10 है, m आर वाइट, 10 माइनस m आर अदर कलर। x जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। तो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप सब जानते हैं। सो वी आर ड्रॉइंग 3 बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट जी, है ना, तो ये हाइपरज्योमेट्रिक होगा। सो दिस इज, अगर ये विथ रिप्लेसमेंट होता तो बाइनोमियल होता, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हाइपरज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर 10, m, 3, 3 था। अब यहाँ m ही अननोन है तो m को टेस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपरज्योमेट्रिक 10, m, 3। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है जहाँ पे बाइनोमियल 3, थीटा दिया था। तो अब हमारे पास क्या है, x है हाइपरज्योमेट्रिक 10, m, 3, तो वहाँ थीटा अननोन था बाइनोमियल में, अभी m अननोन है। अब उसमें m हमें h0 में 3 यूज़ करना है, h1 में 7 यूज़ करना है, यही टेस्ट करने हैं हमें। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे कि साइज ऑफ द टेस्ट दे रखा है तो इसका फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, यही फॉर्मूला था। इसको जरा कंटिन्यू करके पहले आप k निकाल लीजिए। सो यहाँ से अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो 11/60 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, कब रिजेक्ट कर रहे हैं h0 को, जब x मोर देन इक्वल टू k है। अच्छा, और h0 ट्रू ले रहे हैं, इसका मतलब है कि m को मुझे रखना है 3। सो m को मुझे रखना है 3। अब आप निकाल पाएंगे k क्या, क्वेश्चन है k की वैल्यू क्या होगी, तो m को 3 रखना है। तो अब इसने फिक्स कर दिया इन्होंने, सो है ना, दे हैव फिक्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज नाउ हाइपरज्योमेट्रिक 10, 3, 3, ठीक है। x हैज डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरज्योमेट्रिक 10, 3, 3। अब इसमें क्या करो, है ना, x has distribution hypergeometric 10, 3, 3। Now you find the value of k so that x more than equal to k इतना आ जाए। तो x का सपोर्ट क्या होता है, ऐसे x का सपोर्ट हमने क्या सीखा है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में x का सपोर्ट क्या होगा, तो यहाँ x का सपोर्ट होता है 0 to मिनिमम ऑफ n, m, तो यहाँ nm तो इक्वल हो गया, तो 0, 1, 2, 3, यही है सपोर्ट इसका। तो आपको बताना है k की ऐसी वैल्यू जिसके लिए प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k 11/60 हो जाए। चेक करो भाई, इस डिस्ट्रीब्यूशन में x मोर देन इक्वल टू k क्या होगा, k कोई फिक्स नंबर होगा, 0, 1, 2, 3 में सही कोई एक होगा। तो एक काम करो ना, पहले अलग अलग पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है, निकाल लो। इसमें 3 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, जैसे मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 क्या होगी, तो मतलब तीनों व्हाइट बॉल आ जाएंगे। तो व्हाइट बॉल कितने थे, यहाँ 3 है, 3 में तीनों व्हाइट बॉल आ जाएगा, तो बाकी 7 में 0 व्हाइट बॉल आएंगे, तो 7 में से 0 अदर बॉल आएंगे, टोटल 10 में से 3 आ जाएगा, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो न्यूमरेटर तो 1 हो गया, तो यहाँ आ गया 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, ठीक है जी, सॉल्व कर लो। तो ये 6, यहाँ आएगा 10, 9, 8, तो 6 से काटोगे 3, 3 जा 3, 2 जा, तो ये हो गया। तो 1/60 तो ये आ गया, ठीक है, तो 1/60 आ गया प्रोबेबिलिटी एट 3। तो प्रोबेबिलिटी एट 3 अब तुम निकालो, ये 1/60 आ गया, तो मैं सीधा से लिख देता हूँ। सो ये हो गया 1/60। कैन यू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट 2, प्रोबेबिलिटी एट 2 निकालो सिमिलर वे में। तो इसी में अगर प्रोबेबिलिटी एट 2 निकालूंगा मैं तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी एट 2 मतलब 2 व्हाइट बॉल्स, देयर आर 3 व्हाइट बॉल्स, आउट ऑफ 2 लेना है, 7 अदर, उसमें से एक आएगा, कोई टोटल 3 चाहिए, 10 में से 3 आएंगे। फिर सिंप्लीफाई करो, 3 चूज 2, 3, 7 2 7, है ना, 7, और अपॉन में यहाँ आ जाएगा 10, 9, 8 इंटू 6, तो क्या हो गया, फिर से कैंसिल करोगे तो 6 कैंसिल करेगा, 3 इंटू 4, एक मिनट, यहाँ पे 1 था ना सर, फर्स्ट वाला 1/120 होगा। 120 होगा ना, अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो गलत हो गया, 120 ना, क्योंकि यहाँ पे 4, 3, 10 था ना, तो 120 होगा। हाँ, यहाँ भी ऐसे ही है 120, 21, इसको काट दो चाहो तो,
या अभी के लिए मैं अगर नहीं काटूं तो ये हो गया 21/120, 21/120, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, x बराबर 1 और 2 और 3 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 22/120, जो कि आ जाएगा 11/60 जो मुझे चाहिए। तो यहां से ये समझ आया कि ओके, तो हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 गिवन m इज 3, ये आ गया 11/60, वहां से आ गया। तो इससे ये समझ आ गया ओके k की वैल्यू मतलब 2 है। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमने क्रिटिकल रीजन में जो k अननोन था वो निकाल लिया कि, है ना। देखो अब देखो साइज एक्चुअली फिक्स कर दिया ना, तो साइज ऑफ द टेस्ट इज दिस 11/60, तो साइज ऑफ द टेस्ट फिक्स किया तो क्रिटिकल रीजन एक फिक्स हो गया। अब क्रिटिकल रीजन क्या है, सो नाउ योर क्रिटिकल रीजन इज कि रिजेक्ट H0 इफ x इज मोर देन इक्वल टू 2। तो अब ये आपको क्रिटिकल रीजन मिल गया, जो k अननोन था क्रिटिकल रीजन में, k पता नहीं था हमें, अब वो k पता चल गया कि इस साइज के लिए आपका टेस्ट वो चाहिए x मोर देन 2। अब आपको पावर निकालने हैं, तो आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला, पावर ऑफ टेस्ट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, सो x मोर देन इक्वल टू 2 गिवन H1 इज ट्रू। तो H1 में m को 7 यूज करना है जी, है ना। पावर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू अब यूज कीजिए। तो अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब है इनका कि नाउ योर डिस्ट्रीब्यूशन, इनिशियली ये डिस्ट्रीब्यूशन था, अब m H0, जब H0 में m को 3 रखना था, H1 में m को हमें 7 रखना है, तो नाउ इट इज हाइपर ज्योमेट्रिक 10,7,3, ये हो गया। अब सो बस निकालो अब। सो x मोर देन इक्वल टू, तो बेटर है कि यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, तो यहाँ पे सपोर्ट आता है, यहाँ भी वही होगा 0 1 2 3, तो x मोर देन इक्वल टू 2 निकालना था, 2 और 3 पे। x का सपोर्ट क्या होता है हाइपर ज्योमेट्रिक में, वो 0 1 2 अप टू मिनिमम ऑफ n, m, तो यहाँ n तो 3 फिक्स है, तो 0 1 2 3 तो निकाल लो। प्रोबेबिलिटी एट 2 एंड प्रोबेबिलिटी एट 3, ये निकालो। सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कितने व्हाइट बॉल्स है, अब यहाँ 7 कर दिया, ध्यान रखना है ना। तो नाउ वी हैव 7 व्हाइट बॉल्स, m7 है ना, तो 7 व्हाइट बॉल्स, 2 चाहिए, तो 7 चूज 2, बाकी कितने हैं 3 अदर होंगे, उसमें से 1 चाहिए, 10 चूज 3 प्लस x बराबर 3, 7 व्हाइट बॉल्स है, तीनों व्हाइट चाहिए, तो बाकी जो रेस्ट में से 0 आ जाएंगे, 10 टोटल है उसमें 3। दिस इज अ पीएमएफ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूज कर रहा हूँ, हाइपर ज्योमेट्रिक का पीएमएफ यूज कर रहा हूँ। जरा सॉल्व करके आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा लास्ट वाले पार्ट का। इसको सिंप्लीफाई करो जो मैंने लिखे हैं एंड में, और आंसर बताओ। तो ये मैथमेटिकली चीजों को हम ऐसे डील कर रहे हैं, है ना, वैसे अच्छा मुझे बोल रहे क्या, बताओ जी सिंप्लीफाई करके इसका आंसर कितना आ रहा है, वो जो एंड में है। Forty-nine by 60. 49/60, Yes, sir. सो 49/60, ठीक है भाई, देख लो। बाकी लोग जिनको डाउट है पूछो, जिनको कुछ क्वेरी हो आप पूछो मुझसे। कोई क्वेरी नहीं है। देखो पहली चीज यहाँ पे साइज क्यों दिया, क्योंकि क्रिटिकल रीजन में के पता नहीं था, तो के निकालने के लिए, तो साइज के हेल्प से के आ गया, फिर पावर आ गया, फॉर्मूला। ये मैथमेटिकली चीजों को भी डील करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो जहां पे क्रिटिकल रीजन दिया होगा वो क्वेश्चन हम कर पाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइप 1 टाइप 2 एरर लो। तो अब क्रिटिकल रीजन निकालना कैसे वो कल सिखाऊंगा, आज हम क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। अभी जितना पढ़ाया उस पर बेस जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। क्रिटिकल रीजन कैसे निकालना है, फिर अच्छा कुछ टाइम भी हो ही गया है, क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करना है, फिर कैसे टेस्ट करना है कि वो मोस्ट पावरफुल है कि नहीं है, तो वो हम कल देखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो सिमिलर वे में।
तो इसमें क्या है, x1 x2 x9 विद रैंडम सैंपल नॉर्मल θ1 है, कंसीडर द फॉलोइंग टू टेस्ट दिस एंड दो अलग अलग टेस्ट दिया। देखो एक में कह रहा है टेस्ट में कि h0 को तब रिजेक्ट करो जब x1 4 से ज़्यादा हो, और दूसरा टेस्ट है, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें एक साथ इंक्लूड किया है। टेस्ट 2 है, दूसरा टेस्टिंग है, जिसमें h0 को रिजेक्ट तब करना जब x बार 3 से ज़्यादा हो। अब कह रहा है कि अल्फा के बीटा के आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर दोनों टेस्ट में, टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो मतलब अल्फा 1 का मतलब है साइज इन द फर्स्ट टेस्ट, अल्फा 2 साइज इन द सेकेंड टेस्ट, सॉरी टाइप, तो टाइप 1 एरर वही आता है। तो अल्फा 1 मतलब टाइप 1 एरर इन द फर्स्ट टेस्ट। निकाल पाओगे? देखो आसान तो है, निकालो। टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर दोनों क्वेश्चन में निकालने हैं। जैसे यहां पे मैं लिखूंगा, अगर अल्फा 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो रिजेक्ट h0 व्हेन h0 इज ट्रू। फॉर्मूला बस याद रखना। तो पहला टेस्ट में क्या है, रिजेक्ट h0, x1 की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो और व्हेन h0 इज ट्रू। तो पहले में h0, दोनों में h0 h1 फिक्स है, सो थीटा के वैल्यू 2.5 है, मतलब 5/2। तो मतलब अब तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स हो गया नॉर्मल 5/2, 1। तो इसके हेल्प से निकाल लोगे x1 मोर देन 4। फिर ऐसे ही अल्फा 2 चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो इसमें है कि x बार मोर देन 3 दे रखा है, और h0 तो सेम ही है ना, टेस्टिंग तो सेम ही, h0 h1 कॉमन है दोनों का क्वेश्चन का, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही जो बीट बोल रखा है टाइप 2 एरर, तो जो बीटा 1 है वो टाइप 2 एरर है। तो टाइप 2 एरर क्या होता है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। तो यहाँ आ जाएगा x1 मोर देन 4 व्हेन h1 इज ट्रू। h1 में थीटा क्या है, 4 है, और दूसरे वाले का बीटा 2 क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट h0 व्हेन h1 इज ट्रू। सो प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन 3 गिवन थीटा इज 4। ठीक है भाई, तो अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया ना ये। तो नाउ इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, थीटा जो गिवन है वो यहाँ रख दो, तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल थीटा 1। अब जो भी गिवन है वो थीटा रख के ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये सब ऑलरेडी जानते हो आप, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट करो। तो कल कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने ये वाला पार्ट डिफाइन किया है, अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशंस लिख रहा था, तो जो भी वर्ड्स है उसको डिफाइन किया है। कल मैं पी वैल्यू, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, है ना, कुछ है ही नहीं, मतलब कल ही थ्योरी खत्म हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ना कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इतना लंबा लंबा सेंटेंस है ना। पी वैल्यू का डेफिनेशन लिखाना है, फिर क्वेश्चन करा दूंगा। मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, एक ही चीज़ है। मैंने कहा किसी भी टेस्ट की पहचान उसके क्रिटिकल रीजन से है, तो तुम मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन निकालोगे तो उस टेस्ट को मोस्ट पावरफुल टेस्ट कहेंगे। फिर डिफाइन करना यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, हो गया, तो ये डेफिनेशन आ जाएगा। नीमन पियर्सन लेमा एक थ्योरम है, प्रूफ आपको रट्टा मारना नहीं है, सिंपल नीमन पियर्सन लेमा एक स्टेटमेंट है, वो हो जाएगा। फिर इट्स एप्लीकेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एमपी एंड यूएमपी टेस्ट फॉर द पैरामीटर ऑफ सिंगल पैरामीटर फैमिलीज। फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट दिस। तो मेनली 3 चीज़ें है ना, पी वैल्यू क्या है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है, नीमन पियर्सन लेमा क्या है, और फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या है। तो मे भी हो सकता है कल ही मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दूं, फिर अगले 2-3 क्लास तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आपका एस्टिमेशन का क्वेश्चंस डाउट होंगे, वो आप कलेक्ट करके रखो एक जगह। टेस्टिंग के भी असाइनमेंट्स आप कर सकते हो, वो क्वेश्चन जहाँ पे साइज, पावर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पूछा है, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो जहाँ क्रिटिकल रीजन गिवन हो, क्योंकि हमने ये नहीं बताया क्रिटिकल रीजन कैसे निकालने हैं, तो हम कल देखेंगे क्रिटिकल रीजन कैसे निकालना है, कैसे चेक करना है मोस्ट पावरफुल टेस्ट है या नहीं है ना, वो कल देखेंगे। फिर बाकी पी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और फिर ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या है, ठीक है। तो कल इसको मुझे लगता है कल कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, कल क्लास होगी, संडे है ना, फिर भी क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट है पूछो, जो भी क्वेरीज हो क्लियरली बताओ, बिना डरे और बिना झिझके, ठीक है।